अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दास्तान इश्क पार्ट 5। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे आपा की हरकतें और बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। शहर के साथ यूँ गैरों वाला बर्ताव करती है। आज भी उन्होंने बेहद गलत हर तरीके से उसको समझाया। हमने उसको कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। पहले भी बेटी थी, अब भी बेटी है। माना कि मैंने उससे पैदा नहीं किया, लेकिन सीने से लगाकर पाला है। रातों को उसके लिए खुद को बेचैन किया है। पूरी पूरी रात मैंने अपनी गोद में उसको मीठी नींद सुलाया है। मैं कैसे उसको यूं जलील होते देखूं, वो भी अपनों के हाथों। बराए मेहरबानी आप सादिया आपा को समझा दीजिएगा। मेरी औलाद को किसी ने एक लम्हे को भी दुख देने की कोशिश की तो मैं हर रिश्ता नाता ख़त्म कर दूंगी। हाजरा ने नहायत सख्ती से डॉक्टर नदीम को अपना फैसला सुना डाला। मुझे तो आपा की समझ नहीं आती। एक तरफ तो इतना जहर उगलती है और दूसरी तरफ मुझसे कुछ दिन पहले शहर के रिश्ते की बात कर रही थी। रिश्ता? किसका रिश्ता? कैसा रिश्ता? हाजरा चौंक कर बोली। आपा मुझसे शहर और जमाल के रिश्ते की बात कर रही थी। उनका ख्याल है कि घर के बच्चे हैं, बात घर में ही रहे तो अच्छा है। मुझे तो आपा के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। साफ इनकार कर दें आप। हमारी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। पढ़ेगी, अपना मुस्तकबिल बनाएगी, फिर सोचेंगी शादी का। जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी। हाजरा बेगम, कैसी बातें करती हो। अब 1 साल गुजर गया है। जाने वाले तो वापस नहीं आते। हर काम अपने वक्त पर हो रहा है। शहर को भी अब संभलना चाहिए। जमाल घर का बच्चा है, देखा भाला है, पढ़ा लिखा है। आप एक बार सोच ले और शहर से भी बात कर ले। आप खुद बात कर लेना। मैं तो हरगिज़ इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ। माँ अपनी औलाद को दलदल में कैसे फेंक सकती है। शहर को मेरे पास बुला कर लाओ, मैं खुद बात करता हूँ। जो उसका फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा। हाजरा ने किसी मुलाजिम के हाथ डॉक्टर नदीम का पैगाम शहर तक भिजवा दिया। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बा, आपने मुझे बुलाया? जी कहिए। शफकत से अपना हाथ शहर के सर पर रखा। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ ताया अब्बा, आपने खैरियत से मुझे बुलवाया है? शहर बेटा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो बात मैं आपसे करूँगा उसे गौर से सुनना और बिल्कुल भी परेशान मत होना। देखो बेटा, शर्जील की मौत हम सब के लिए एक बड़ा हादसा थी। तुम्हारे साथ साथ हम दोनों भी इस गम से नहीं निकल सके, लेकिन जाने वालों को कोई ना तो कोई रोक सका है और ना तो कोई वापस ला सका है। कुदरत का कानून है, हम सब ने बारी बारी वापस जाना ही है, किसी को पहले और किसी को बाद में। मेरा सबसे कीमती असासा अब तुम हो। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर की हो जाओ। अपनी ज़िंदगी में ही मैं आपको अपने घर का देखना चाहता हूँ। उम्र का आखिरी दौर चल रहा है, न जाने कब बुलावा आ जाए और रब के हुजूर हाजिरी देनी पड़ जाए। जमाल घर का लड़का है। मेरा और तुम्हारी फूफू का ख्याल है कि आप दोनों की शादी कर दी जाए। क्या शादी? शहर एकदम चौंक कर बोली। जी बेटा, शादी। नहीं ताया अब्बा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वो ये कहकर कमरे से निकल गई। अपने चेहरे को हथेलियों से छुपाए भागती हुई अपने कमरे की जानिब लपकी। शहर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया हो, जैसे जहर गले में अटक गया हो और उसको निगलना मुश्किल हो गया था। एक तेज धार वाला खंजर उसके अंदर उतरकर आहिस्ता आहिस्ता उसे कत्ल कर रहा था। कभी कभी अपनों के अल्फाज ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर देते हैं, इंसान बेबस हो जाता है। वो हालात के आगे खुद को झुका लेता है। उसे हर लम्हा शर्जील याद आता था। आज शादी के नाम से तो वो तड़प उठी थी। मोटे मोटे आंसू उसके रुखसारों पर गिरने लगे और फिर रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। शर्जील, तुम कहाँ हो? देखो ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। एकदम उसके मुंह से शर्जील का नाम निकला। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। तुम मेरे सुख दुख के साथी कहाँ चले गए हो? काश एक लम्हे को तुम मुझे नज़र आ जाओ तो मैं अपने सारे दुख तुम्हें सुना दूँ। शर्जील देखो, मेरा वजूद तुम्हारी जुदाई से करची करची हो चुका है। शहर इतना शर्जील को की मौत पर नहीं रोई थी जितना आज रो रही थी। समझाने के बाद डॉक्टर नदीम ने किसी न किसी तरह शहर को जमाल के रिश्ते के लिए राज़ी कर ही लिया था। सादिया सज धज कर फ्रूट और मिठाइयों के टोकरियाँ लिए मुकम्मल रिश्ता लेने के लिए अपने भाई के घर आ गई। हमीरा भी भाई की खुशी में काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। जमाल भी माँ और बहन के साथ ही आया था। हाजरा ने ना चाहते हुए उन लोगों का काफ़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। डॉक्टर नदीम बेहद खुश और मुतमईन लग रहे थे। शहर ने खास कोई बनाव सिंगार नहीं किया था, क्योंकि उसको अब इन बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी। वो तो सिर्फ ताई और ताया की वजह से हथियार डाल चुकी थी।
सब लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। हमीरा, सहर को भी ले आओ, सादिया ने बहुत चाहकर ख्वाहिश की। हाँ बेटा जाओ, वो अपने कमरे में है, हाजरा ने बात को मुकम्मल करके बोला। माशाअल्लाह, मेरी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है, सादिया बलाए उतारने लगी। मंगनी की रस्म शुरू करने से पहले मैं भाई साहब से कुछ बात करना चाहती हूँ। बातें भी होती रहेगी, पहले बिस्मिल्लाह तो करो तुम, डॉक्टर नदीम ने जवाब दिया। नहीं भाई, कुछ बातें पहले ही मैं साफ कर देना चाहती हूँ। शहर की तमाम जायदाद जमाल के नाम करनी होगी आपको। ये तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? हमारा जो कुछ भी है वो शहर का ही है। जमाल के नाम क्यों? एक बेवा को हम अपने घर की बहू बनाने जा रहे हैं, हमारी भी कोई इज्जत है, नाम है, कुछ हक तो मेरे बेटे का भी बनता है। नौकरी तो मामूली सी है, शादी के बाद कहाँ इतने खर्चे पूरे होते हैं। कोई ज़मीन जायदाद हो तो अपना कारोबार ही शुरू कर लेगा। वैसे भी बहुत रईस ख़ानदानों के रिश्ते ठुकराकर जमाल शहर के लिए माना है। बस ये इतनी सी ख्वाहिश तो आपको पूरी करनी ही होगी। डॉक्टर नदीम को हरगिज सादिया से ये तौक़ा नहीं थी। सख्त गुस्से में उन्होंने अपना हाथ उठाते उठाते रोक लिया, दांत चबाकर मुंह पलट लिया। हाजरा, शहर को अंदर ले जाओ और इन लोगों से कह दो यहाँ से दफ़ा हो जाए। महराज के बाद मेरा ना तो कोई भाई था और ना बहन। मैं आज से अपना हर ताल्लुक़, हर रिश्ता नाता ख़त्म करता हूँ। मेरी बेटी कोई लावारिस है जिसकी तुमने यूँ कीमत लगा डाली? निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ सादिया। आइंदा के बाद कभी मेरी दहलीज पर कदम मत रखना। मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। शहर यतीम नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है। तुमने क्या समझा कि मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ? मेरे शर्जील से ज़्यादा हक है इसका हम पर और हमारी हर शय पर। चली जाओ तुम यहाँ से। आज की रात एक और कहर बर्दाश्त करना पड़ा था। दिन भी अजियतनाक था। पहले तो सिर्फ शर्जील के नाम पर रोककर शहर को सब्र आ जाया करता, लेकिन आज वो इस तरह से धुतकारी गई थी जैसे ज़मीन पर अदना सी मखलूक हो। किसी के अपने भी इतने पत्थर दिल हो सकते हैं? मेरी ज़ात से फुप्पी को कोई सरोकार नहीं था। क्या पैसा ही इंसान की पहचान होता है? अल्लाह मुझसे क्यों इतने मुश्किल इम्तिहानात ले रहा है? कोई तो मेरा अपना हो, मेरी तन्हाई का साथी। शर्जील देखो, मेरे अपने ही मुझे कदमों तले रौंद रहे हैं। शहर का वजूद राख की तरह बिखर रहा था। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। काश मैं अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर खुद चैन की नींद सो रहे हैं। अगले ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा खोला। हाजरा और डॉक्टर नदीम खड़े थे। शहर, आइंदा तुम कभी ऐसी मायूसी की बातें नहीं करोगी। हाजरा ने लपक कर उसे अपने सीने से लगा लिया। हम तुम्हारे माँ बाप हैं ना? हमारे जीते जी हमारी बेटी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं तो पहले भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी। तुम्हारे ताया अब्बा बहुत जज्बाती हो रहे थे। डॉक्टर नदीम मारे शर्मिंदगी के कुछ कह नहीं पा रहे थे। नहीं ताई अम्मा, कसूर मेरा ही है, मैं ही बदनसीब हूँ। डॉक्टर नदीम ने हाथ जोड़ने चाहे तो शहर सीने से लिपट गई, बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझे शर्जील चाहिए ताया अब्बा, मुझे शर्जील चाहिए। आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे उसके अलावा कोई खुश नहीं रख सकता। आपकी बेटी को सिर्फ शर्जील चाहिए। मेरे दिल का सुकून, रातों का चैन सिर्फ एक ही शख्स पूरा कर सकता है। मुझे बस शर्जील के पास भेज दे, वरना ये दुनिया मुझे अपने पाँव तले कुचल डालेगी। मैं मज़ीद अपनी ज़ात की तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं कब तक अपने माजी से भागती रहूँगी? मेरे माजी की दास्तान हर शजर पर ख़ज़ा आने से पहले और बाहर जाने के बाद दोहराई जाती रहेगी। आज की रात तीनों ने बहुत मुश्किल से और रो रो कर गुजारी थी। डॉक्टर नदीम ने शहर को बहुत तसल्ली दी। हाजरा अपनी गोद में उसका सर रखे बचपन की बातें दोहरा रही थी। शहर बेटा, तुम्हारा जो जी चाहेगा वही होगा। अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो पढ़ो, जो मेरी बेटी चाहेगी वो ही होगा। मैं अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा हूँ। नहीं ताया अब्बा, आप कैसी बातें करते हैं? बस मुझे संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हाजरा ने शहर का माथा चूमा। मेरी बच्ची बहुत बहादुर है, बस दिल छोटा मत किया करो। दर्द तो हर जगह है, लेकिन तुम तो हमारी हिम्मत हो, उम्मीद हो। अगर तुम ही कमज़ोर पड़ जाओगी तो हमारा क्या बनेगा? हम तो सिर्फ तुम्हारे नाम पर जिंदा है। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो आज तुम्हारे ताया अब्बा सादिया आपा को यूं मुंह तोड़कर जवाब ना देते। मेरा बच्चा, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। कौन जानता था शहर का वजूद कितना ज़ख्मी हो चुका था। तकलीफ़ ना चाहते हुए भी कम नहीं हो पा रही थी। दिन रात माजी को टटोलती रहती।
बस छोटे साहब डॉक्टर साहब के घर की ये दर्दनाक दास्तान है जिसने उनकी ज़िंदगियों में कोहराम मचा दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ बस बेचारे ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। सहर बीबी के अक्सर रिश्ते आया करते थे, लेकिन अभी तक शादी नहीं की। सदमा भी तो बहुत बड़ा था। उन लोगों की ज़िंदगी का सरमाया था उनका बेटा, जो चंद लम्हों में उनको छोड़कर चला गया। उसी के गम में सहर बीबी ने खुद को बस घर में कैद कर लिया। ना ही कहीं आती जाती है और पढ़ाई भी अब तो छोड़ चुकी है। आफताब का दिल सहर के लिए खून के आंसू रो रहा था। उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की पसंद आई थी, लेकिन वो अब इस कश्मकश में था कि वो उसके दुखों का मदावा कैसे करे। वो कैसे उसको तसल्ली दे, कैसे माजी की तल्ख यादों से बाहर निकाल लाए। उसे कैसे बताए कि किसी एक के चले जाने से मोहब्बत ख़त्म नहीं हो जाती। मैं भी तो मुंतज़िर हूँ, न जाने वो नए सिरे से एक रिश्ता बनाना चाहेगी। आफताब दफ्तर में भी पूरा दिन यही सोचता रहा। वो खुद को इस कैफे से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था। शहर का दुख वो शिद्दत से महसूस कर रहा था। आफताब की तबीयत सोच सोच कर ख़राब होने लगी थी। उसका जी चाह रहा था उड़कर शहर के पास चला जाए, उसे एहसास दिलाए कि वो अकेली नहीं है। दफ्तर से वापसी पर गाड़ी डॉक्टर साहब के घर के आगे रोक दी। काफ़ी देर सोचने के बाद वहाँ से चला गया। पूरी रात वो मारा मारा सड़कों पर घूमता रहा। वो अपना गम किसी को बता भी नहीं पा रहा था। थकन से चूर आफताब बाहर टीवी लाउंज में ही सो गया था। सुबह सवेरे आफताब हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। पार्क में उसकी नज़र शहर पर पड़ी। वो उसकी जानिब लपका, लेकिन एकदम अपने कदम रोक लिए। कुछ देर सोचने के बाद वो दोबारा आगे बढ़ा। आप तो रोज़ाना ही यहाँ आती है, बताइए आज क्या बना रही है? मुझे तो आपकी बनी हुई हर तस्वीर बेहद पसंद है। मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट भी नहीं हूँ। अब तो आप ऐसे ही कह रही है। मान ले कि आपके हाथों में जादू है। दोबारा तो आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। क्यों, आपको मुझसे कोई काम था? चौंक कर वो एकदम से बोली। अच्छे दोस्त क्या काम के लिए ही मिल सकते हैं? आफताब उसके सामने आ खड़ा हुआ। ऐसे लगा शहर का रास्ता रोक रहा हो। उसका दिल चाह रहा था आज मुझे मेरी बातों का जवाब देकर ही यहाँ से जाए। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। शहर ने तस्वीर ब्रश और रंगों को समेटते हुए जवाब दिया। आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, संजीदा से अंदाज में आफताब ने कहा। मैं जानती हूँ, मेरा रास्ता छोड़े, मुझे घर जाना है। चलिए ना, कहीं बैठकर बात करते हैं। एक कप कॉफ़ी हो जाए? मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, इस बार वो काफ़ी सख्ती से बोली। कल मेरी सालगिरह है, आप मेरे साथ मेरा ख़ास दिन मनाने आ सकती है? काफ़ी संजीदगी से आफताब ने फिर से पूछा। सोचकर जवाब दूंगी, फ़िलहाल मुझे देर हो रही है। शहर जाते जाते आफताब ने उसे अफसरदगी से पुकारा। मैं आपकी कॉल का मुंतज़िर रहूँगा। घर जाकर मैं आपसे बात करती हूँ, मुस्कुराने की से अंदाज में उसने उसे जवाब दिया। आफताब को एक उम्मीद की किरण महसूस हुई थी। सूरज ढलते ही आफताब घर आ गया। पूरा दिन उसकी नज़रें मोबाइल पर थी। शिद्दत से उसको शहर की कॉल का इंतज़ार था। घर वापस आकर भी आफताब बेहद बेचैन था। न जाने क्यों वो शहर की आवाज़ सुनने को बहुत बेकरार था। अजीब सी बेकरारी ने उसको परेशान कर रखा था। हमीद दोबारा कमरे में खाने का कहने के लिए आ चुका था, लेकिन आफताब ने उसे इनकार कर दिया था। मैं बाद में खाऊंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है, वो कर रहा हूँ। इंतज़ार की घड़ियाँ और मुश्किल हो रही थी। दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। ये मोहब्बत है ना, दीवानापन, लेकिन मैं अब इसके बगैर अधूरा हूँ। आफताब इंतज़ार करते करते सो गया। मायूसी से उसकी आंखें नम थी। रात के 12 बजे एक कॉल ने उसको नींद से बेदार कर दिया। फ़ोन पर दूसरी जानिब शहर थी। सालगिरह मुबारक हो। मैं लेट तो नहीं हुई? अब मुझे लग रहा था शायद आखिरी कॉल मेरी होगी। ढेर सारी दुआओं के साथ शहर ने आफताब को उसकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। मैं ख्वाब देख रहा हूँ या सच? आफताब ने शहर से सवाल किया। इसमें ख्वाब देखने वाली क्या बात है? आप मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों को बहुत अहमियत देती हूँ। शुक्रिया नवाजिश, आपने मुझे दोस्त तो माना। फिर कल शाम में आप मेरे साथ केक काटने वाली है। इतनी बात कहकर आफताब ने फ़ोन बंद कर दिया। शहर उसको कोई जवाब नहीं दे पाई थी। शाम को आफताब ने ऑफिस के बाद शहर को कॉल की और 2 टोक बोला। मैं बस आ रहा हूँ, आप तैयार रहना। लेकिन मैंने अभी तक घर नहीं बताया, मैं नहीं जा सकती।
वो आप मुझ पर छोड़ दे, मैं खुद आंटी से पूछ लूँगा। आफताब ने फ़ोन रखते ही गाड़ी निकाली और सीधे डॉक्टर साहब के घर के सामने रोक दी। घर के अंदर दाखिल होते वक्त उसको एक लम्हे को भी झिझक महसूस नहीं हो रही थी। पूरे हक के साथ वो घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने मिसेस नदीम सोफे पर बैठी थी। उनसे मिलने के बाद आफताब ने अपनी सालगिरह का बताया तो उन्होंने उसको मुबारकबाद दी। आंटी, मैं सहर को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको साथ ले जाऊँ। मेरे तमाम दोस्त होंगे, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। सहर ने कुछ तस्वीरें भी बनाकर दी थी तो सब लोग उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। प्लीज़ आप मना मत करें, मेरी दरख्वास्त समझ ले। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद मिसेस नदीम बोली, बेटा सहर नहीं मानेगी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं तो खुद उसको कहती हूँ घर से बाहर निकला करे, लोगों से मिला करे, घर बैठे बैठे गम कम नहीं हो जाते। आप मुझे एक बार अगर पूछने दे, हो सकता है वो मान जाए। लो, सहर खुद ही नीचे आ गई है। बेटा, आफताब की सालगिरह है, वो आपको इनवाइट करने आया है। आप ड्राइवर के साथ चले जाओ। नहीं, मेरा मूड नहीं है, फिर कभी चली जाऊंगी। आफताब के काफ़ी इसरार पर वो आखिर मान ही गई थी। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। रात के 8 बजे वो ड्राइवर के साथ आफताब के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई थी। गाढ़े ग्रीन रंग का फ्रॉक पहने, मैचिंग टॉप्स, गोरी गोरी कलाइयों में सूट की हमरंग चूड़ियाँ पहने, मेकअप के नाम पर होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगाए वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए आफताब ने दिल ही दिल में सहर की बेइंतहा तारीफ कर डाली। आपके आने का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर तो आपका कोई दोस्त नहीं है। आपने तो कहा था मेरे और भी दोस्त आएंगे। काफ़ी संजीदगी से वो आफताब से मुखातिब थी। लेकिन मुझे तो यहाँ पर आपके और अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा। आपने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है। कुछ लोग सब दोस्तों की कमी पूरी कर देते हैं। आपके आने के बाद मुझे यहाँ सब कुछ मुकम्मल लग रहा है। किसी भी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार की कमी महसूस नहीं हो रही है। बाएं जानी पड़ी कुर्सी को इज़्ज़त और एहतराम के अंदाज में उसने सहर की जानिब किया। प्लीज़ आप बैठिए, घबराइए मत, मैं आपको खा नहीं जाऊँगा। आप इतना डर क्यों रही है? खौफ की शिद्दत से उसके हाथ पाँव काँप रहे थे। उसने एक नज़र पूरे रेस्टोरेंट में दौड़ाई और खामोशी से बैठ गई। आफताब का उसको जी भर के देखने का जी चाह रहा था। दिल की हर बात कह डालने को जी चाह रहा था। केक काटने के बाद सहर ने जाना चाहा। अरे, अभी तो खाना आने वाला है, खाना खाकर ही जाइएगा। और आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मेरी कोई ख़ास पसंद नापसंद नहीं है। आप इतनी चुपचाप मत रहा करें। कोई दुख परेशानी है तो मुझसे बिला झिझक कह सकती है। अक्सर जला हुआ कोयला बज़ाहिर तो बुझ जाता है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक चिंगारी हमेशा सुलगती रहती है। दुनिया के सामने राख का गिलाफ चढ़ा लेने से तकलीफ़ें कम नहीं हो जाती। आप बातें बहुत गहरी करती है, कभी कभी तो मुझे समझ भी नहीं आती है। सच तो ये था, आफताब सहर की तकलीफ़ को दिल से महसूस कर रहा था। वो उसकी आंखों में झांक कर देखना चाहता था। हर लम्हा वो उसी कोशिश में था, उसका दुख बांट सके। क्या कसूर था इस मासूम लड़की का? कुदरत ने इसके साथ इतना बुरा क्यों किया? जीते जी मार डाला। सहर खाना खाने में मसरूफ़ थी, लेकिन आफताब की सोच के ज़ाविये कहीं और ही थे। वो मुसलसल इस कश्मकश में था कि सहर के जहन पर छाया हुआ गम और खौफ कैसे कम किया जाए। कोई ऐसा हल मिल जाए जिससे उसकी खुद एतमादी बहाल हो जाए। आप तो कुछ ले ही नहीं रही? सहर ने मासूमाना अंदाज में पूछा। आफताब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ले रहा हूँ। आप म्यूज़िक सुनती है? नहीं, कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं मुझे, बस पेंटिंग में ही थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। ज़िंदगी में कुछ करने को है भी नहीं, वक्त गुजारने के लिए सांस ले लेती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। घूमने फिरने का भी शौक़ नहीं क्या? वैसे ये तो नामुमकिन सी बात है कि आपको घूमना फिरना भी पसंद ना हो। लड़कियों को तो ऐसी चीज़ें दिलचस्प लगती है। नहीं, मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, नज़रें झुकाए बोली। कोई ख़ास जगह, मकाम जहाँ आप ना गई हो और आपको जाने की ख्वाहिश हो? वो बाजिद होकर पूछ रहा था। शंग्रीला? एक लंबी खामोशी के बाद उसने जवाब दिया। तो आप वहाँ जाना चाहती है? नहीं, कंधे उचकाते हुए बोली। अभी तो आपने बताया कि आपकी पसंदीदा मकामात में से है। जाहिर है वहाँ जाने की ख्वाहिश भी होगी। अब कहीं भी जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। पुरानी बातें हैं जब मुझे ये जगह पसंद हुआ करती थी। फ़िलहाल मुझे देर हो रही है, मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। रात काफ़ी हो चुकी है, अच्छा नहीं लगता यूँ अकेले इतनी देर। आज आप बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ी के नीचे बायां हाथ रखे।
खोए हुए अंदाज में आफताब बोला। सहर ने गहरी नज़रों से आफताब को देखा, मुरझाए हुए अंदाज में शुक्रिया कहा। मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कोई ख़ास गिफ्ट नहीं ला सकी। मैं मार्केट कम ही जाती हूँ। एक डायरी अपने बैग से निकालकर आफताब के हाथ में थमा दी। ये आपकी सालगिरह का तोहफ़ा है। आई एम सॉरी, मैं आपकी पसंद नापसंद से बिल्कुल नावाकिफ़ थी। अरसा पहले मैंने ये अपने लिए ख़रीदी थी। अभी मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच डिनर के लिए मुझे आपसे मिलकर थैंक यू सो मच डिनर के लिए मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे मैं खुद आपको घर तक छोड़कर आऊँगा। तेज़ी से उसने अपनी नशिस्त छोड़ी और उठकर खड़ा हो गया। नहीं नहीं, ड्राइवर बाहर ही खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं खुद से घर चली जाऊँगी। सामने ही तो आपका घर है, मैं छोड़ूँगा प्लीज़। आफताब ने ड्राइवर को घर वापस जाने के लिए कहा। बीबी मेरे साथ घर जाएगी? जी ठीक है, ड्राइवर ने सर हिलाकर हाँ बोल दिया। आफताब ने चाह के गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सहर झिझक कर बैठ गई। माजी की यादों ने उसे एक बार फिर झंझोड़ दिया। शर्जील की याद ने उसकी आंखें नम कर दी। फूल वाले ने गाड़ी के शीशे पर दस्तक देकर मोतिये के गजरे आफताब के सामने कर दिए। साहब जी ले लो ना, सुबह से लेकर घूम रहा हूँ, किसी ने नहीं लिए। आप अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे, चांद सा बेटा दे, हमेशा खुश रहो। साहब जी ले लो ना। गाड़ी की रफ्तार बहुत हल्की थी। फूल बेचने वाला बच्चा गाड़ी के साथ साथ भागने लगा। आफताब ने एक नज़र शहर की तरफ देखा और गाड़ी रोक दी। लाओ 2 फूल, सबके सब दे दो। उसने सब गजरे खरीद कर गाड़ी में रख लिए और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। आपको फूल अच्छे लगते हैं? आफताब ने सामने रोड पर देखते हुए शहर से सवाल किया। नहीं, वह हर बात का 2 टोक जवाब दे रही थी। क्यों? फूल तो सब लोगों को पसंद है। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है। इसी तरह मुझे भी फूलों और रंगों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। आप मुझसे मेरी पसंद नापसंद का बार बार मत पूछा करें। इस बार शहर के लहजे में नाराज़गी और गुस्सा भी था। अपने दुपट्टे को ठीक करते करते उसने अपनी बात मुकम्मल कर दी। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। दोनों हाथ स्टीयरिंग से उठाकर अनजाने से अंदाज में इशारा दिया। काफ़ी देर तक वो उसे तिरछी नज़रों से देखता रहा। शायद वो भी ये बात महसूस कर रही थी, लेकिन अनजान बने चुपचाप बैठी हुई थी। मैं आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ, उसकी जानिब चेहरे का रुख करते हुए सहर ने जवाब दिया। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। न जाने उसने इतनी हिम्मत कहाँ से इकट्ठी कर ली थी। बेधड़क से अंदाज में कह डाला, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसे बुरा भी लग सकता है। करता भी क्या, वो दिल के हाथों मजबूर होकर सब बातें बोल रहा था। अगले ही लम्हे सहर चौंक गई, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। नमकीन पानी कतरा बनकर उसकी आंखों से रसने लगा। उसका जी चाह रहा था आफताब को यहाँ ही जिंदा दफन कर दे, उसका चेहरा नोच डाले। जज्बात और एहसासात की परवाह किए बगैर वो बोली, आपने सोच भी कैसे लिया? जानते भी है कुछ मेरे बारे में? आंसू से उसका चेहरा गीला हो गया। सिसकियों से आवाज़ में लड़खड़ाहट आने लगी। दोनों हाथों से बच्चों की तरह सहर ने अपना चेहरा साफ किया। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। ये हक किसने दिया आपको? शादी का मतलब भी जानते हैं आप? वो अब कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई थी। हक मुझे मेरे अल्लाह ने दिया और शादी एक बहुत ही पाकीज़ा ताल्लुक़ है। मैंने अपनी पसंद का इजहार किया है, आपको घर से भगाकर तो नहीं ले जा रहा। इसमें हर्ज ही क्या है? सहर, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। मेरे दिल में आपके लिए जो जज्बात हैं उनमें 1% भी दिखावा नहीं। प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। इसकी आवाज़ और लहजे में बेचारगी झलक रही थी। मुझे आपके जज्बात से कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ एक अच्छा हमसाया समझकर इज्जत दे रही थी और दोस्ती का हाथ थाम लिया था। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप मेरे बारे में इस तरह सोचना शुरू कर दे। तल्ख लहजे में उसने बात मुकम्मल की। लेकिन कौन जानता था सहर के दिल पर क्या बीत रही थी। माजी ने उसे एक बार फिर अपने घेरे में ले लिया था। शर्जील की मोहब्बत और याद आंसू बनकर गिरने लगे। उसके अंदर क्या कुछ टूट कर बिखर रहा था, वो किसी को बता नहीं सकती थी। उसका दिल फगार और सोचे मुंतशिर हो रही थी। जिंदगी किस किस रंग में मुझे आजमा रही है। मैं नहीं जानती आपने ये सब कुछ क्यों कहा, लेकिन आपको कोई हक नहीं मेरी बेबसी और मजबूरी का मजाक उड़ाने का। एडवोकेट आफताब, आप मिसेस कैप्टन शर्जील से
बात कर रहे हैं, ये बात करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए था। सहर काफ़ी गुस्सीले अंदाज में मुखातिब हुई। उसकी आवाज़ में बला की तलखी थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस बात को एक अरसा गुजर चुका है। ये कोई गुनाह तो नहीं। अगर किस्मत ने आपके साथ बुरा किया तो आप जीना छोड़ देंगी? अपने इर्द गिर्द देखो, कितनी खूबसूरत दुनिया है। मेरी तरफ देखो, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। आफताब अपनी बेबसी पर अंदर ही अंदर रो रहा था। अनजाना सा एक खौफ उसकी हिम्मत तोड़ने लगा। वो आज भी मेरे पास है, मेरे इर्द गिर्द है। मुझे हर लम्हा उसका वजूद महसूस होता है। आपके अल्फाज और सोच पर मुझे अफसोस हो रहा है। मैंने आपको बहुत ही इज्जत दी, एक शरीफ और अच्छा इंसान समझा, लेकिन आपने मेरी खुददारी और अना को ठेस पहुंचाई। मेरा घर आ गया है, बराए मेहरबानी गाड़ी रोक दे। काफ़ी तल्ख अंदाज में वो कह रही थी। मुझे पहली दफ़ा आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई थी और अच्छा भी लगा, लेकिन आज मुझे निहायत बुरा लग रहा है। इस बार वो काफ़ी मुतमईन अंदाज में बोली थी। मेरी किसी बात का अगर बुरा लगा हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। बास औकात इंसान अपनी तकलीफ़ें और उलझने किसी से बांट नहीं सकता। खामोश रह रहकर लहजे तल्ख होने लगते हैं, लफ्ज़ कांटों की तरह चुभते हैं। खंजर और तलवार के बिना भी एहसासात कत्ल हो जाया करते हैं। मैं अब चलती हूँ। उस रात आफताब कितनी ही देर जागता रहा। जिस तरफ करवट बदलता सहर का चेहरा दिखाई देता, आंखें बंद करता तो सहर का एहसास होता। उसको अपनी बेबसी पर आज सख्त गुस्सा आ रहा था। ऐसी भी क्या कमज़ोरी, लड़की ना हुई कयामत हो गई। वो मुझे अपने काबिल नहीं समझती, एक नज़र मेरी तरफ नहीं देखती। उसका ख्याल हटाने के लिए आफताब ने अपना एक केस स्टडी करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी एक भी लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा था। मुस्तरब होकर कमरे में से बाहर निकल आया। टेरिस पर टहलने लगा। बेकरारी उसे कहीं भी सुकून लेने नहीं दे रही थी। वो कमरे में वापस आ गया। खुद को आईने में देखने लगा। आज पहली बार आफताब खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। वो अपने कमरे में लगी ग्लास विंडो से बेबस होकर उसके घर की जानिब देख रहा था। जब किसी मर्द को कोई औरत अच्छी लगने लगती है तो उसकी खोज में लग जाता है। फिर जब उसे हासिल करने की ठान लेता है तो उसको मोहब्बत का नाम दे देता है। इस बेनामी के ख्वाबों को दिन रात जिंदा करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन मेरी मोहब्बत तो सब लोगों से मुख्तलिफ है। आज पहली बार वो जानमाज पर बैठा गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ मांग रहा था। रोने से आफताब की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मैं उसे अपनी मोहब्बत का कैसे यकीन दिलाऊं? वो अपने रब से मुखातिब था। शहर को वक्त की तेज़ रफ्तारी ने भी नहीं बदला था। वह आज भी सिर्फ शर्जील के नाम पर ही बैठी थी। उसे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका वजूद आज भी शर्जील की ही अमानत था। वो उस कफनाए हुए शख्स को भुला नहीं पा रही थी। हज़ारों रिश्ते आने के बावजूद हर बार वो साफ इनकार कर दिया करती। लम्हा लम्हा उसको शर्जील की याद सताती। घंटों अकेली उसकी तस्वीर से बातें करके वक्त गुजार दिया करती। इसे ये बात हरगिज़ काबिल कबूल ना थी कि कोई और उसका हाथ थामे, करीब आए। वो अपना आप अब किसी से नहीं बांट सकती थी। लेकिन आफताब ने सालों बाद उसको दोबारा से बदलना चाहा। सहर भी इसी कश्मकश में सो नहीं पा रही थी। आज इसको कई बार आफताब पर गुस्सा भी आया। काफ़ी तल्ख जवाब देने के बावजूद वो शदीद परेशानी के आलम में थी। मेरा वजूद हर आने वाले दिन के साथ दूसरों के लिए वबाले जान बनता जा रहा है। शर्जील के मरने के बाद वो हर लम्हा ही चुपचाप रहा करती थी, लेकिन आज रात वो बहुत खामोश थी। इतनी खामोशी और परेशानी वो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई। ऐसी खामोशी जिसमें कर्ब ही कर्ब था। रात की तारीकी में उसको कहीं भी सुकून महसूस नहीं हो रहा था। चारों तरफ खामोशी के बावजूद उसे फ़िज़ा में शोर और दुख की लहर महसूस हो रही थी। न जाने इंसान की ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ सिर्फ दुख ही दुख होते हैं, ना कोई आसरा ना सहारा। सहर इस मकाम पर आ खड़ी हुई थी जहाँ उसकी सोच, दिमाग, दिल कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा इम्तिहान शुरू हो गया है? इंसान जिन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहता वैसा ही क्यों होता है? आफताब की हर बात खौफ की तरह उसको अपने सामने नज़र आ रही थी। इंसान का माजी बार बार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। माजी की तलखियों से ना कोई भाग सका और ना ही कोई भाग सकता है। वक्त के साथ नज़रियात तो बदल जाते हैं, मगर हकीकत
हकीकत हमेशा जिंदा रहती है। आज एक अजनबी शख्स शहर के सामने यूं मोहब्बत का सवाल कर रहा था। उसे रह रहकर अपने माजी पर रोना आ रहा था। सिसकियां भरती और बार बार शर्जील को पुकारती, क्या ये लड़का भी जमाल की तरह लालच में आ गया है? ये भी मेरी कीमत लगाने वाला है? इंसान कितने ही रंग बदल ले, खुद को ज़माने की तलखियों से नहीं बचा सकता। किस्मत में लिखा दुख हमेशा दुख ही रहता है, कभी सुख में नहीं बदला जाता। उसने शर्जील के साथ जो ख्वाब देखे, इनमें से एक भी मुकम्मल नहीं हुआ था। आफताब मियाँ अच्छी वकालत शुरू की, दोस्तों यारों को मिलने से भी गए। आज काफ़ी दिन बाद ही जनाब की याद यहाँ तक ले आई, मुझे खुद ही यहाँ तक ले आई। खुद तो नवाब साहब ने जहमत तक नहीं की कि कोई कैसा है, किधर है, क्या बात है मियाँ, बहुत चुपचाप से लग रहे हो, कोई परेशानी है? हामिद ने चुटकी बजाकर उसको होश में लाने के से अंदाज में पूछा। परेशानी तो कोई नहीं, बस क्या करूं, दफ्तरी कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। कुछ दिन से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था किसी से भी बात करने का। सर झुकाए अपने काम में मसरूफ आफ्ताब ने जवाब दिया, अरे साहब, हम तो दोस्त की सालगिरह की मुबारकबाद देने घर भी गए थे, लेकिन आंटी ने बताया तुम दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हुए हो। अब हमारे अलावा कौन सा ख़ास दोस्त मिल गया, आप बताओ तो ज़रा, शरीर अंदाज में हामिद ने उससे सवाल किया। बालों में खुजाते खुजाते वो एकदम घबरा गया। मैं कब सालगिरह मनाने गया था, ऐसे ही अम्मी को कोई गलतफहमी हो गई होगी। दफ्तर के एक प्राइवेट क्लाइंट के साथ छोटी सी मीटिंग थी, बस वहाँ ही टाइम लग गया। सालगिरह अब कहाँ यार, वो तो यूनिवर्सिटी के ज़माने में ही शौक़ थे, अब तो ज़िंदगी ने करवट ही बदल ली है। चलिए मान लेते हैं, शरीर सी मुस्कुराहट उसके लबों पर अभी भी थी। मुझे तो अब खाने का पूछ लो, या गैरों की तरह चाय पर ही बस वापस भिजवाओगे? कसम से पेट में चूहों ने भूख से कुश्ती करनी शुरू कर दी, हामिद ने मासूम से अंदाज में आफ्ताब की तरफ देखकर कहा। अगले ही लम्हे आफ्ताब ने मेज़ पर पड़ी फाइलें बंद कर दी और गाड़ी की चाबी ढूंढने लगा। ये ऑफिस बॉय भी ना मेरी चीज़ें यहाँ से वहाँ रख देता है। कितनी बार मैंने उसको समझाया है, लेकिन मजाल है कि मेरी बात को समझ ले। हर बात को सौ बार मुझे समझाना पड़ता है। किसी काम में इस लड़के का ध्यान नहीं होता। बौखलाए हुए अंदाज में टेबल पर पड़ी हर चीज़ आफ्ताब ने बेतरतीब कर दी। आफ्ताब, क्या हो गया है? ये तो पड़ी है चाबियाँ। हामिद ने सामने पड़ी चाबियाँ उसकी तरफ खिसकाई। तुम्हें हो क्या गया है? क्यों इतना बौखलाए हुए हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। कोई घरेलू परेशानी है? नासिर भाई के साथ कोई झगड़ा हो गया है, या फिर तुम्हारी भाभी ने कोई मसला खड़ा कर दिया है? हामिद उसका काफ़ी पुराना दोस्त था, इसलिए एक दूसरे के घरेलू मसले मसाइल से दोनों अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसी वजह से हामिद इतनी बेतकल्लुफ़ी से आफ्ताब से मुखातिब था। वो मुसलसल हामिद की बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है, आफ्ताब ने उदास से लहजे में कहा। हामिद उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा था, लेकिन वजह समझ नहीं पाया और खामोशी से खाने के लिए आफ्ताब के साथ चला गया। खाने के दौरान भी हामिद ने आफ्ताब से उसकी खामोशी की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मसला क्या है? तुम इस तरह से क्यों उलझे हुए हो? मुझे बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अक्सर औकात कुछ मसलों के हल दूसरों के पास ही हुआ करते हैं। नाकाम आशिक की तरह मुंह बनाकर मत बैठो, हामिद ने चिढ़कर बोला। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या हुआ है मेरे मुंह को? सामने पड़े ग्लास में पानी डाला और दाएं हाथ में पकड़ लिया। कितनी ही देर वो ग्लास में डाले पानी में कुछ तलाश करता रहा। उसका चेहरा पानी के ग्लास में नज़र नहीं आ रहा था। नज़र नहीं आएगा? कौन है? कहाँ रहती है? बहुत खूबसूरत है क्या? इतने सारे सवाल हामिद ने यकतक कर डाले थे। आफ्ताब की खामोशी बरकरार रही। अरे बताओ भी, चावलों की डिश आफ्ताब को देते हुए हामिद बोला। हाँ, बहुत प्यारी है, उस जैसा दूसरा शायद कोई दुनिया में नहीं होगा। बनाने वाले ने भला का खूबसूरत बनाया है उसे। मुझे खुद पता नहीं चला मैं कब उसको चाहने लगा, पसंद करने लगा। कैसे मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। लाख कोशिश के बावजूद उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने से हटता ही नहीं। मैं खुद को उसके ख्याल से जितना निकालने की कोशिश करता हूँ, वो उतना ही मेरे करीब आ जाती है। मैं बहुत बेबस हूँ। प्यार, मोहब्बत, पसंद, हमदर्दी, ये तमाम लफ्ज़ मेरे जज्बात के लिए छोटे लगते हैं। मेरी कैफियत किसी गुमनाम आशिक की सी है। मैं इश्क की लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो चुका हूँ। मुझे अपना दिल
मुझे अपना अव्वल व आखिर सिर्फ वही लड़की नज़र आती है। ना जाने उसमें कैसी कशिश, तिलिस्म सा है। मैं दौड़ा हुआ उसकी तरफ जाता हूँ। वो बेबसी से अपने इश्क की दास्तान हामिद से बयान करता गया। हामिद ने संजीदगी से कहा। कुछ लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद आफताब फिर बोला, ये वो ही लड़की है जिससे मैंने तुम्हारे ऑफिस की पेंटिंग्स बनवाई थी। मुझे खुद अंदाज नहीं था कि मैं इसके इतना पास चला जाऊंगा। वो मेरी रूह में समाने लगेगी। मैं खुद को काबू में नहीं रख पा रहा। अम्मी भी मेरी वजह से बेहद परेशान है, लेकिन मैं क्या करूं? बेचारगी से आफताब ने अपना चेहरा झुका कर बोला। मसले की नौइयत बताओ, हामिद ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। बस यार, मसले ही मसले हैं। उस दिन बर्थडे पर मैं सहर के साथ ही गया था, लेकिन अम्मी को इस बात का इल्म नहीं था। मैंने उसी दिन उसको प्रपोज़ किया, लेकिन वो अंगारों की तरह भड़क गई। एक ही लम्हे में मेरी मोहब्बत को कुचल कर रख दिया। मेरे अरमानों को कत्ल करने में एक सेकंड नहीं लगाया। मुझे इससे हरगिज़ ये ऐसे जवाब की तौक़ा न थी। बहुत मान से मैंने सारी बात का जिक्र उससे किया था, लेकिन वो मुझे समझे बगैर ही अपना फ़ैसला सुनाकर चली गई। आफताब ने 5 साल पहले हुए हादसे के बारे में काफ़ी तफसील से हामिद को बताया। अच्छा मियाँ, परेशान मत हो, मैं आंटी से बात करूँगा अगर तुम कहो, हामिद ने इजाज़त मांगते हुए बोला। आफताब ने नफ़ी में सर हिला दिया। लेकिन एक बात तो है, इतनी आसानी से हल होने वाला मामला नहीं है। उस लड़की को कुछ टाइम दो, माजी के ज़ख्म भरने में वक्त लगेगा। तुम्हारी मोहब्बत जज्बात एक दिन वो ज़रूर समझ आएगी। बस हिम्मत से काम लो। घड़ी पर एक नज़र दौड़ाई तो शाम के 7 बजने को थे। अरे भाई, दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। एक ज़रूरी काम है, मुझे इजाज़त दो। और बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे बताते रहना जो भी हल नज़र आए। फ़ोन पर राब्ता करेंगे। हामिद ने आफताब को ज़ोर से उठाया और उसे गले लगाया। अरे यार चल बस, छोड़ भी, दिल पे मत ले। पूरा दिन गुजारने के बावजूद उसके जहन में शहर की बातें घूम रही थी। उसे हरगिज़ इतने तल्ख़ जवाब की तौक़ा न थी, लेकिन मोहब्बत और पसंद के हाथों वो बेहद मजबूर था। बालों को दोनों मुट्ठियों में जकड़े परेशानी में इज़्तिराब की हालत में बेसुध अपने कमरे में पड़ा था। घर और बाहर किसी चीज़ की कोई खबर न थी, बस फ़िक्र थी तो शहर को खोने की। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। क्या आफताब कभी शहर को अपने मोहब्बत के बारे में समझा सकेगा, या उसकी मोहब्बत को शहर कभी समझ पाएगी? और क्या वो दोनों कभी एक हो सकेंगे? क्या शहर कभी अपने माजी से बाहर आ सकेगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।